हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगीर। आज अपन इस वीडियो के अंदर सीएमए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपना पेपर नंबर 8 है उसके अंदर अपना स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर जो मटेरियल कॉस्ट चैप्टर है अपन वो कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन जितने भी मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड आपके स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन है अपन वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी को डाउट है कि फॉर एग्जांपल मैम हम तो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, हम तो न्यू सिलेबस वाले हैं, मैम क्या ये वीडियो हमारे लिए रिलेटेबल है, तो देखिए जितने भी आपके इलस्ट्रेशंस पिछले जो ओल्ड सिलेबस वाले जो स्टडी मटेरियल के अंदर थे वही सेम इलस्ट्रेशंस आपके न्यू जो सिलेबस वाला है वही वाले सेम क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन जो है वो नया नहीं है। तो मेरे पास ये ओल्ड सिलेबस की बुक है बट क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सेम है, यहाँ तक कि नंबर्स तक सेम है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इफ़ इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं जिसका जिसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटीरियल कॉस्ट से। सबसे पहले मटीरियल कॉस्ट जो है वो आपका CAS 6 में आता है। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ मस्ट क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि आपको इनको मस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आई नो ये ज़्यादा है बट ये इन ज़्यादा में से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो और अपन हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करूँ तो मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? देखो मटेरियल क्या होता है, मटेरियल एक तरीके का जो रॉ मटेरियल है जो आपको यूज़ आ रहा है एक फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर जो भी मटेरियल लग रहा है उसको अपन मटेरियल कहेंगे। मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ होती है। मटेरियल को साथ साथ में अपन इन्वेंट्री भी कहते हैं और जो मटेरियल होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 40 to 80% ऑफ टोटल कॉस्ट के अंदर। जो अपनी टोटल कॉस्ट होती है उसमें 40 to 80% जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल कॉस्ट की ही होती है, ठीक है। बाकी थ्योरी के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है कि मटेरियल कॉस्ट होता क्या है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब इसके रिलेटेड जितने भी आपको इम्पोर्टेंट जो आपको फार्मूलाज जो आपको याद रहने चाहिए वो सारे फार्मूलाज पहले अपन डिस्कस करेंगे, फिर उनके बाद में 1 by 1 अपन सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने आपके लिए सारे के सारे जितने भी फॉर्मूला है जो भी मटेरियल चैप्टर से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में रख रखे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आता है अपने पास में टोटल मटेरियल कॉस्ट। टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलती है? जो भी अपनी परचेज कॉस्ट है, ठीक है, जितना भी अपन ने जो भी सामान परचेज करा है उसमें कितना आया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो अपन ऑर्डर कर रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है। थर्ड इज कैरिंग कॉस्ट कि सामान को लाने ले जाने के अंदर कितना खर्चा आ रहा है, वो हो गया अपना कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो परचेज कॉस्ट थी इसको निकालते कैसे हैं मैम? देखिए सबसे पहली बात तो आप इस चीज़ को नोट करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड एनुअल, मतलब 12 महीने की डिमांड चाहिए अपन को, ये चीज़ याद रखिएगा। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल या फिर डिमांड या यूजेज भी लिखा हुआ आ सकता है, यूटिलाइजेशन भी लिखा हुआ आ सकता है, या कंजम्पशन या फिर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में कभी कोई से भी टर्म का यूज़ हो सकता है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो डिमांड है वो एनुअली डिमांड होनी चाहिए रॉ मटेरियल की। इनटू कर देंगे अपन किससे? जो भी अपनी प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल में लग रही है उससे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है कि सामान को ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट होगी। तो अपन को जितनी टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है पर एनम, मतलब पर एनम नहीं, टोटल एनुअल डिमांड अपन को कितनी रिक्वायर्ड है, तो ये अपन ने टोटल एनुअल डिमांड ले ली ऑफ रॉ मटेरियल, डिवाइड कर देंगे अपन EOQ से। EOQ होता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलता है वो अब मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट वो जो फिगर आ रही है आपकी उसको नीचे डिवाइड कर देंगे आप और इनटू कर देंगे जितनी भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी पर ऑर्डर की उससे, तो आपके पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आप वी हैव नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं? अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ नहीं पता हो बट आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। देखिए सेम फॉर्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ था, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय EOQ। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है आपकी 2 रुपीज़ है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने पास में आता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? सामान को उठाने ले जाने करने का खर्चा जो होता है वो कैसे निकलता है? जो भी अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आई है ना, उसको डिवाइड कर देंगे अपन 2 से।
तो अपने और फिर उसको इंटू कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, ठीक है। मतलब एक बार के लिए EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कर देंगे तो आपके पास में कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है अपने पास में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसके बाद में ही आगे की सारी चीज़ें अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जिसको शॉर्ट में अपन EOQ भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √2AO डिवाइडेड बाई C। ए का मतलब है एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल है, ठीक है। ओ का होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लग रहा है, और सी से होता है कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लग रहा है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में कंट्रोल रेशियो और टर्नओवर रेशियो। कंट्रोल रेशियो और टर्नओवर रेशियो के अंदर अपन दो टाइप के रेशियोज पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम करा है उसको डिवाइड कर देंगे जितना भी एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना आपको आई होप सबको आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो जो भी अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम है, जितना भी अपन ने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलता है, जो भी अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है डिवाइड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2 करके अपना एवरेज स्टॉक निकल जाता है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। यह आपने FM में भी पढ़ा होगा, जो आपका कॉस्ट एंड FM है उसमें भी, और उससे रिलेटेड भी अपन वीडियोस लेके आने वाले हैं। आगे वीडियोस के अंदर अपन सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो भी CMA इंटरमीडिएट के हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। उनके अपना बेसिक फोकस अपन अपना स्टडी मटेरियल रखेंगे और फिर उसके बाद में अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है अभी तक तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के लिए, ठीक है। तो चलो बैक टू द टॉपिक। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो आपका है उसका कितना होल्डिंग पीरियड है, ठीक है। तो ये या अगर डेज में पूछा है तो 360, वीक में पूछा है तो 52, और अगर मंथ्स में पूछा है तो 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाय जो भी अपना रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकाला है। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो ये अपन ने यहाँ निकाला है ना, वो लिख देंगे। ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना बेटर होगा, लोअर द रेशियो बेटर इट इज़, ठीक है। अब स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग के अंदर कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या है। अगर आपका रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो जो है अगर वो लो है तो वो स्लो मूविंग कहलाएगा, और अगर फास्ट हाई है तो वो फास्ट मूविंग कहलाएगा। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो है अगर वो हाई है तो मतलब वो स्लो मूविंग है, कि आपको आपका पैसा वापस रिटर्न कितने टाइम में हो रहा है, कौन सा पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आपने परचेज करा और आपको 30 डेज लग रहे हैं आपके उतना पैसा वापस से इकट्ठा करने के लिए, तो वो आपका होगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, कि कितने पीरियड के अंदर जो अपनी होल्डिंग्स है अपन उसके पैसे वापस से रिकवर कर लेंगे। अगर वो हाई आ रहा है तो मतलब आपका सामान बहुत धीरे धीरे सेल कर पा रहे हो तो आपका स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, और उसी जगह अगर जल्दी जा रहा है तो उस केस में वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का अपन को टर्नओवर रेशियो पढ़ना होता है जो कि है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, वो अपना निकलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। जो भी आपका मटेरियल जो यूज कर रही है उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज वही निकलेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप इनको एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है अपने पास में, इसको क्या कहते हैं, स्टॉक लेवल्स कहते हैं, ठीक है। स्टॉक लेवल में सबसे पहला लेवल आता है दैट इज री ऑर्डर स्टॉक लेवल। री ऑर्डर स्टॉक लेवल जिसको अपन ROL भी कहते हैं, वो उसका क्या होता है, जितना भी अपन ने मैक्सिमम कंजम्पशन करा है इनटू मिनिमम लीड टाइम, सॉरी मैक्सिमम लीड टाइम, जितना भी मैक्सिमम कंजम्पशन है इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, फिर जब इनटू कर देंगे तो आ जाएगा। अब ये जो मिनिमम स्टॉक लेवल है ये कैसे निकलता है, जो भी अपना ROL निकला, रीऑर्डर लेवल जो अपन ने निकाला उसमें से माइनस कर देंगे क्या, एवरेज यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल दे रखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ठीक है, एवरेज यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एवरेज। और इसके अंदर किस तरीके से पुट इन करना है वो अभी अपन क्वेश्चन जब करेंगे तब उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है अपने पास में मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, अब मैक्सिमम की बात चल रही है तो अपन को इसमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगी। एक ट्रिक के सेंस में मैं आपको याद दिला रही हूँ। तो अपन को ROL तो अपन ने ऊपर लिखा ही लिखा था, साथ ही साथ में अपन EOQ भी यहाँ पे प्लस कर देंगे। और जब मैक्सिमम की बात चल रही है तो अंदर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम लीड टाइम करके आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले होते हैं। इजी फॉर्मूला तो है मिनिमम लेवल जो अपने निकाला यहाँ पे, मिनिमम लेवल, और मैक्सिमम लेवल दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 करके आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है जो भी आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है जो अपन ने यहाँ निकाला उसमें प्लस कर देंगे EOQ डिवाइडेड बाई 2, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, एवरेज स्टॉक का। नेक्स्ट अप वी हैव, वेट अ मिनट, नेक्स्ट अप वी हैव दैट इज डैमेज लेवल, सॉरी डेंजर लेवल, सॉरी, है ना। डेंजर लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल होता है जितनी भी आपकी एवरेज यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसको इनटू कर देंगे जितने भी अपने इमरजेंसी लीड टाइम है उससे। ये जो हो जाएगा तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक क्लास सी जो आपको सीखनी होती है दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, मतलब उस मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन। इसके लिए अपन जो भी अपन को इनवॉइस प्राइस दे रखी है, इनवॉइस प्राइस अपनी जो भी क्वांटिटी है उसको इनटू कर देंगे प्राइस से तो आ जाती है। उसमें से अगर आपको मान लीजिए कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, आपको बल्क परचेज करने पे कोई डिस्काउंट मिला है, तो उसको क्या करेंगे आप माइनस कर दीजिए। GST अगर लग रहा है उस पर तो उसको प्लस कर दीजिए, तो आपके पास नेट इनवॉइस प्राइस आ जाएगी जिसको अपन एग्रीगेट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितना भी फ्राइट और इंश्योरेंस, सामान को लेना ले जाने वाला भाड़ा, और साथ ही साथ में जो भी इंश्योरेंस उस सामान पे लगा है का कॉस्ट है वो प्लस कर दीजिएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई और अदर एक्सपेंसेस है, कोई अदर चार्जेस है, फॉर एग्जांपल कार्टेज की चार्जेस हो गई, ठीक है, तो वो अपन प्लस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स एट अ ग्रॉस रेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव एट गेट, ये जितना अपन को गेट पे मटेरियल हुआ है, रिसीव हुआ है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स कह सकते हैं, वो अमाउंट आ जाएगी इसको प्लस करने के बाद। इसमें से क्या करेंगे, जो मटेरियल अपन ने वापस रिटर्न कर दिए या मान लीजिए अपन ने रिजेक्ट कर दिए तो अपन उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने पास में नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्ट कितना कर दिया गया है वो अमाउंट आ जाएगी। इसमें से जितना भी रिबेट है और जितनी भी अपन को सब्सिडी है जो अपन को है वो अपन माइनस कर देंगे। जितना भी रिबेट अपन को मिला है और जितनी भी सब्सिडी मिली है उसको माइनस कर देंगे। और जितनी भी अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस है, जो सामान को उतारने का, अनलोड करने का खर्चा या फिर हैंडलिंग के चार्जेस लगे हैं उनको ऐड कर देंगे, तो अपने पास में टोटल जितनी कॉस्ट लगी है वो आ जाएगी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो अब चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं अपन उन सबको करेंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार अपने इन फॉर्मूलाज को एक बार आप रिकॉल कर लीजिए और बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर। ओल्ड बुक के अंदर ये है पेज नंबर 38 पे। न्यू बुक में सारे के सारे एक साथ कंबाइन करके दे रखे हैं आपको आपकी थ्योरी पोर्शन के बाद वाली साइड, ठीक है, तो हम वहाँ से खोल सकते हैं। तो चलिए क्या है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अपन को EOQ कैलकुलेट करने के लिए कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो कि अपन को दे रखी है। और अपन को साथ ही साथ ये भी बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर कितने करने हैं, ठीक है। अपन को कंजम्पशन दे रखा है ऑफ मटीरियल पर एनम का, दैट इज 10,000 kgs पर एनम दे रखा है, तो अपन को इंटू 12 करने की नीड है ही नहीं। ऑर्डरिंग प्राइस कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है अपन को 50, कॉस्ट पर kg ऑफ रॉ मटेरियल दे रखी है 2, और स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है अपन को 8 रुपीज़ पर एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो चलिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ये अपन को सारे डिटेल्स दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली, कैरिंग कॉस्ट अपन ने निकाली है जो अपन की कॉस्ट पर kg ऑफ रॉ मटेरियल था उसका 8% करा है अपन को, तब जाके अपन को कैरिंग कॉस्ट निकली है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा था, देखिए इधर है ना, अपन ने 2 का 8% निकाला है तो अपने को कैरिंग कॉस्ट निकल गई, ठीक है। तो अपन ने इसको फॉर्मूला पुट इन करा 2AO डिवाइडेड बाय C
तो इस तरीके से अपन ने फिगर्स लिखी सारी की सारी, 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.16, तो अपने पास आ गया 2,500 kgs, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए जो भी एवरेज एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल आपकी रही है, मतलब 10,000 थी आपकी एनुअल, ये रही, ठीक है। 10,000 kgs डिवाइडेड बाई EOQ कितना आया है अपने पास में 2,500, उससे डिवाइड कर दिया तो अपन के पास में नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने आ गए 4, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो आपको पेज नंबर 39 में दे रखा है ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में आप देख लीजिएगा क्या है। द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटीरियल इज 18,250, ठीक है, यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 36.50 पर यूनिट। दी स्टोरेज कॉस्ट कितनी दे रखी है 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ऑन एन ऑर्डर इज 50। हाउ मच क्वांटिटी इज़ टू बी परचेज एट वन टाइम, तो अपन को बताना है। तो ठीक है, अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है दैट इज़ 18,250, सी दे रखा है अपन को दैट इज़ 36.50, ठीक है, का 20%। इसमें बोला गया था द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑर्डर, तो अपन ने इसका निकाल दिया। और वो क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है अपनी, वो आ गई 50। अपन ने फॉर्मूले में पुट इन करी सारी जितनी भी वैल्यूज़ थी, तो अपने पास में EOQ आ गया दैट इज़ 500 रुपीज़ का। चलिए अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ओल्ड बुक में पेज नंबर 43 पे दे रखा है, और ये जो है ये आपका रिलेटेड टू स्टॉक लेवल्स है। जो मैंने आपको लास्ट में फॉर्मूलाज पढ़ाए थे कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है और एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, कमोडिटीज़ दे रखी है A एंड B, जिसके अंदर अपन को बताना है नॉर्मल यूजेज दे रखी है 300 यूनिट्स पर वीक ईच। वीक की बात चल रही है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। मैक्सिमम यूजेस दे रखा है 450, मिनिमम यूजेस दे रखा है 150, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ जो अपन को दे रखा है दैट इज़ 2,400 एंड 3,600। अपन को रीऑर्डर पीरियड दे रखा है दैट इज़ 4 मिनिमम है, और मैक्सिमम में अपना 6 वीक्स है A के लिए, और मिनिमम है अपना लीड टाइम 2 और मैक्सिमम है 4 अपने B के लिए, ठीक है। कैलकुलेट करनी है अपन को ये सारी चीज़ें। तो चलिए अपन एक एक करके सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो फर्स्ट A के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड लाइन में दैट इज़ 450 यूनिट्स पर वीक ईच। तो 450 इंटू अपन क्या कर देंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन अपन ने लिख दिया, मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम क्या था आपको, मिनिमम तो दे रखा है A का 4 है और मैक्सिमम दे रखा है 6 है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना वैसे। तो अपन ने 6 से इंटू करा तो 2,700 आ गया। सेम वे में मैक्सिमम कंजप्शन B के लिए भी 450 है, इंटू कर देंगे उसका मैक्सिमम दैट इज़ 4, तो इंटू करने के बाद में अपने आ गया 1,800 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन को बोला है कि मिनिमम लेवल आप बताइए। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला जो होता है वो छोटा होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आती है दैट इज़ ROL, ठीक है। ROL अपन ने जस्ट कैलकुलेट करा है, अपन वो लिख देंगे, माइनस कर देंगे एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। मैंने आपको कहा था अगर आपको एवरेज कंजम्पशन की जगह आप नॉर्मल यूजेज भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नॉर्मल यूजेज अपन को दे रखा है 300, इंटू कर देंगे अपन किससे, एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम कैसे निकलेगा, अब देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है मिनिमम कितना है 6 और मैक्सिमम मिनिमम कितना है 4 और मैक्सिमम है 6। तो अपन यहाँ पे करेंगे 4 + 6 = 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 5। इस तरीके से निकला है। और दूसरे के लिए 2 + 2 + 4 तो 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3, ठीक है। तो 5 और 3 हो गया इसका दोनों का, तो ये आ गया। तो दूसरे केस में भी यही करा है, 1,800 जो अपन ने जस्ट निकाला था माइनस कर देंगे जो अपना एवरेज कंजम्पशन है या फिर नॉर्मल यूजेज अपन को जो दे रखी है क्वेश्चन में, इंटू कर देंगे अपन एवरेज लीड टाइम से, तो अपने पास में आंसर आ गया। नेक्स्ट अपन को बोला गया है मैक्सिमम लेवल निकालना है। मैक्सिमम मतलब बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। मैक्सिमम के अंदर अपन ROL भी लेंगे, साथ ही साथ EOQ भी लेंगे। EOQ आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको री ऑर्डर क्वांटिटी से दे रखा है दैट इज़ A के लिए है 2,400 और B के लिए है 3,600,
ठीक है। तो अब मैंने ये तो पहले लिख दिया, यहाँ पे से 27,000 जो 2,700 और 1,800 यहाँ लिख दिया। ये अपन को EOQ दोनों के लिए दे रखा था वो लिख दिया। मिनिमम कंजम्पशन अपन को दे रखी है दैट इज़ 150 पर यूनिट पर वीक ईच। तो 150 इंटू कर देंगे अपन किससे, मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम ए के लिए 4 है और बी के लिए कितना है 2, तो इसलिए इस वे में अपन को इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा दैट इज़ 4,500 यूनिट्स एंड 5,100 यूनिट्स। नेक्स्ट अप वी हैव, अपन को क्या बोला है, एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। तो एवरेज स्टॉक लेवल अपन मिनिमम और मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उस तरीके से निकाल रखा है और डिवाइड बाय 2 करा तो अपने पास में आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है आपको पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा ओल्ड बुक के अंदर। इसमें क्या बोला गया है, अपन को कैलकुलेट करनी है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप सबको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी अपना राइट जितना भी मटेरियल कंज्यूम हुआ है डिवाइडेड बाय जो भी अपना एवरेज स्टॉक है इन्वेंट्री का वो आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को ओपनिंग दे रखा है दैट इज 10,000, क्लोजिंग दे रखा है 16,000 और मटेरियल कंज्यूम दे रखा है दैट इज 78,000। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जितना भी अपने पास वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल जितना भी कंज्यूम करा गया है ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अपन ने 78,000, यहाँ पे एक और 0 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 2 करा तो अपने पास में आ गया 6 टाइम्स आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, मैम आप बोलोगे बच्चों की मैम आपने तो इलस्ट्रेशन आपने तो बोला था सारे इलस्ट्रेशंस करवाओगे, तो मैम आपने इसे 12 से पहले वाले इलस्ट्रेशंस क्यों नहीं करवाए, आपने तो लास्ट इलस्ट्रेशन हमारे को 4th ही कराया, तो 5th से लेके 12 तक 11 तक के इलस्ट्रेशंस। तो देखिए बच्चों जो 5th से लेके 11 तक के जो इलस्ट्रेशंस है वो आज तक कभी भी क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में नहीं पूछे गए हैं, तो वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। आप उनको अगर एक सिंपली रीड आउट भी करोगे ना तो वो आपको आंसर्स आ जाएंगे, उसमें एज सच इतना कुछ भी नहीं है ट्रिकी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बट उनके चांसेस इट्स लाइक 1 to 2% चांसेस है कि वो चीज़ें आएगी। हमेशा क्वेश्चंस हमेशा इन्हीं क्वेश्चन से बनता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड होता है, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और अगर आप एक बार उनको रीड करिएगा, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं 5th से लेके 11 तक, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या है, अपन को 2 कंपोनेंट्स दे रखे हैं सेम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जैसे ए एंड बी। नॉर्मल यूजेस दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है, मैक्सिमम यूजेस दे रखा है, मिनिमम यूजेस दे रखा है, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है और अपन को कैलकुलेट करना है क्या, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और स्टॉक लेवल। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं, बस मैं आपको एक बार एक शॉर्ट में फटाक से ब्रीफ कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या बोला है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन दोनों के केस के अंदर 75 दे रखा है और मैक्सिमम लीड टाइम जो है ए के लिए 6 है और बी के लिए कितना है 4। इस तरीके से अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट अपन को बोला है मिनिमम लेवल निकालना है, उसके लिए क्या है, जो भी आपका ROL है जो आपने जस्ट ऊपर निकाला वो माइनस कर देंगे क्या, जो भी एवरेज कंजम्पशन है। एवरेज कंजम्पशन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो अपन क्या ले सकते हैं, नॉर्मल यूजेस ले सकते हैं। जो नॉर्मल यूजेस होता है वो एवरेज ही होता है। ठीक है, इनटू कर देंगे एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ए के लिए जो है क्वेश्चन में दे रखा है 4 जो है मिनिमम है और 6 जो है वो मैक्सिमम है, तो 4 + 6 = 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। इस तरीके से निकला है और सेम दूसरे में भी यही निकलेगा, 2 + 4 = 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। इस तरीके से आंसर आ गया। नेक्स्ट अपन को बोला गया है मैक्सिमम लेवल कितना होगा, मैक्सिमम होगा जितना भी अपना ROL निकाला है ऊपर वाला और EOQ। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम है तो बड़ा फॉर्मूला होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें आएगी और बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन ब्रैकेट में क्या हमेशा लिखेंगे अपन, मिनिमम से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे, तो जितना भी मिनिमम कंजम्पशन है और इंटू कर देंगे मिनिमम लीड टाइम से।
ठीक है, ये फिगर्स मैंने पुट इन कर दी है, मेरा आंसर आ गया। लास्ट मुझसे पूछा गया है एवरेज स्टॉक क्या है, वो अपना फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, या फिर जो आपका मिनिमम लेवल है उसमें प्लस कर देंगे EOQ डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार इसको सेल्फ प्रैक्टिस भी करके देख लीजिएगा। चलिए अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर अपने किस पे, 13 पे। इसी सेम पेज के नीचे ही है आपके पेज नंबर 67 पे ओल्ड सिलेबस। देखिए क्या है इसमें, क्या बोला है, अनिल जो है, अनिल कंपनी बाय करती है इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। 6 इंस्टॉलमेंट्स में वो परचेज करती है 36,000 यूनिट्स। ठीक है, ईच यूनिट की जो कॉस्ट है वो 1 रुपीज़ है एंड दी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25। ओ अपने पास में आ गया 25। ठीक है, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो अपना C है वो क्या बोला है, इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। मतलब 1 का जो 20% है वो मतलब 0.2 जो है अपना C निकल गया। अपन को क्या बोला है, फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी के अंदर क्या है और हाउ मच होगी अगर वो सेव कर रहा है। ठीक है, अगर EOQ पे ऑर्डर करेगा तो क्या होगा और नॉर्मल एग्जिस्टिंग जिस पे कर रहा है उस पर क्या होगा, तो वो कैसे निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, वेट अ मिनट। देखिए सबसे पहले अपने पास में आ गया A, O और C। मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अपने फॉर्मूला पुट इन करा, दैट इज √2AO डिवाइडेड बाय C। तो अपने पास में 3000 EOQ आ गया। अब इसमें अपन से पूछा गया है कि अगर वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है या फिर जो EOQ पे अगर करेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जिस्टिंग। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वाली साइड को एक बार के लिए मत देखिएगा। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर रख देते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ इस चीज़ को देखिए। अभी अपन परचेज जो कर रहे हैं, कितना परचेज कर रहे हैं, 36,000 यूनिट्स अपन परचेज कर रहे हैं एनुअली। इनटू करेंगे अपन जो भी अपनी कितनी है कैरिंग कॉस्ट, जो परचेज की प्राइस कॉस्ट है, परचेज प्राइस कॉस्ट। ठीक है, प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, तो 1 है अपने, तो अपने आ गया 36,000। नेक्स्ट अपन क्या निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी अपने एनुअल डिमांड थी उसको डिवाइड कर देंगे EOQ से और इनटू कर देंगे अपन जो भी प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो उससे आ जाएगा। अब अभी कितना कर रहे हैं अपन, 6 इंस्टॉलमेंट्स में खरीद रहे हैं अपना जो टोटल है, तो मतलब अपने पास में 36,000 अपन जो है वो पूरे साल की खरीदते हैं, तो अपन 6 इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 करा तो मतलब एक बार में अपन 6,000 यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, 36,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू कर देंगे जो भी अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, दैट इज 25 रुपीज़। तो इसको करा तो 150 आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो भी आपका EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई है उसको डिवाइड कर देंगे 2। अपन अभी एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन ने निकाला था 36,000 डिवाइडेड बाय 6, तो अपने पास आ गया था 6,000। उस 6,000 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और इनटू कर दीजिए 0.2 से। ठीक है, क्यों 0.2, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर केजी जो अपन ने निकाला था 1 का 20% दैट इज 0.2। तो इस तरीके से 600 आ गया। अब अपन तीनों को टोटल कर देंगे, 36,000 प्लस 150 प्लस 600 दैट लीड्स टू 36,750। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब उसने बोला है कि क्या आंसर डिफरेंट होगा अगर, और क्या उसको फ़ायदा होगा अगर वो EOQ पे ऑर्डर करता है, मतलब जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपन ने निकाली है उस पर ऑर्डर करेगा तो क्या उसको कोई फ़ायदा होगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला वही, दैट इज 36,000 इंटू 1, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा अपने पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी 36,000 एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल है, इसको डिवाइड कर देंगे EOQ से। लास्ट केस के अंदर 6 इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे थे इसलिए 6,000 करा था, लेकिन इस केस में अपन ने EOQ पे वैल्यू करना है इसलिए 3,000 से इंटू करा है। क्यों 3,000, क्योंकि 3,000 अपना EOQ की अमाउंट आई है। इंटू कर देंगे जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ये अपन ने करा। तो इसके बाद में अपने पास में आंसर आ गया दैट इज 300। वेट अ मिनट, चलिए अपने पास आ गया 300। नेक्स्ट अपने पास में मतलब अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है इस केस में। अब देखते हैं कैरिंग कॉस्ट क्या है। कैरिंग कॉस्ट जो है दैट इज 3,000 डिवाइडेड बाय 2, EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू जो भी अपनी कैरिंग कॉस्ट पर केजी है ना, तो वो आ गया 300। मान लिया अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है लेकिन अपनी कैरिंग कॉस्ट तो कम लग रही है, मैंने आपको बताया था
जो बताया नहीं है अभी, सॉरी मैं बता देती हूँ। अगर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो अपनी कैरिंग कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी, और अगर आपकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी कम। मतलब इसके अंदर एक नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 36,000। क्या बोला मैंने, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो जो आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी वो कम होगी, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम होगी तो आपकी कैरिंग कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा होगी। इनके अंदर एक तरीके का नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में टोटल देखा तो 36,600 का आ रहा है। फ़ायदा हो रहा है अपन को कितने का, 150 रुपीज़ अपन सेव कर रहे हैं अगर अपन EOQ पे ऑर्डर कर रहे हैं। तो अपन कंपनी को क्या रिकमेंड करेंगे कि यस सर यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ऑन बाइंग द प्रोडक्ट ऑन द लेवल ऑफ EOQ पे, ठीक है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है पेज नंबर 68 पे दे रखा है आपको ओल्ड बुक के अंदर, न्यू बुक के अंदर आप देख लीजिएगा। इसमें क्या कहा है, द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम इज़ 3,200 यूनिट्स की एक एनुअल डिमांड आ रही है, ठीक है। कॉस्ट यूनिट, द यूनिट कॉस्ट इज़ 6 रुपीज़ लग रही है अपनी, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो दे रखी है 25% पर एनम, और कॉस्ट ऑफ वन इज़ 150। मतलब जो आपका एक ऑर्डर करने का कॉस्ट लग रहा है दैट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 150, एनुअल डिमांड अपन को दे रखा है 3,200 यूनिट्स, और सी के लिए क्या कहा है 25% है किसका, यूनिट कॉस्ट का। तो 25% 6 का अगर निकालेंगे तो 1.5, ठीक है। अपन को क्या बोला है, एक तो EOQ निकालो, एक निकालो अपना नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो पर ईयर अपन कर रहे हैं, और टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ये अभी तक तो अपन जितना कर रहे थे ना वही सेम काम करना है, बस एक ये जो ये नया कॉन्सेप्ट आया है 2 टर्म्स के बीच में अपन कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम गैप, वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो अभी तक मैंने आपको बता दिया A कैसे निकाला, C कैसे निकाला, O कैसे निकाला। फॉर्मूले में पुट इन करा अपन ने 2AO डिवाइडेड बाय C, तो अपने पास आ गया EOQ कितना 800 यूनिट्स, ठीक है। 800 यूनिट्स के बाद अब अपन को नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने आपको बताया था जितनी भी आपकी एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल है उसको डिवाइड कर देंगे EOQ से, तो अपने पास में आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपन को पर ईयर अपन को ऑर्डर करने हैं। तो 3,200 डिवाइडेड बाई 800, तो अपने पास में आ गया 4 टाइम्स अपन को ऑर्डर करने पड़ेंगे साल में। अब थर्ड आता है अपने पास में कि टाइम गैप कितना चाहिए, टाइम बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम होगा। 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स में अपन को 4 ऑर्डर करने हैं, तो अपन को टाइम डिफरेंस कितना होगा, 3 मंथ्स का अपना डिफरेंस होगा। इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है वो भी आपका कंप्लीट होता है। सॉरी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो कि आपको दे रखा है, वेट अ मिनट। इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो कि आपका पेज नंबर है 68। क्या बोला है, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है स्पेशल प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा, ठीक है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं। एनुअल डिमांड दे रखी है जो कि है 8,000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जो आपको O दे रखा है दैट इज़ 200 पर ऑर्डर, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा जो है 400 है, और कैरिंग कॉस्ट पर कितना है पर एनम दैट इज़ 20। तो 400 का 20% निकाला 80 आ गया, ये अपना आ गया कॉस्ट पर C आ गया अपने पास में जो अपनी कैरिंग कॉस्ट लग रही है वो। द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज। कंपनी को 4% डिस्काउंट का ऑफर आया है कि 4% आपकी परचेज पे माइनस कर देंगे आपको, ठीक है। जो आपकी परचेज प्राइस लग रही है लाइक वो जो आपका 400 है, ये 400 आ रहा है, इस पर हम आपको 4% का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब आपकी जो अब प्राइस हो जाएगी ना वो होगी 384, ठीक है। माइनस करके निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्रोवाइड्स दी ऑर्डर ऑफ, अगर अल्फ़ा प्रोवाइड करेगी कितना 4,000 कंपोनेंट्स, मतलब जो अगर आप 4,000 EOQ अगर करेंगे तो उस बेसिस पे अपन को 4% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अपन को क्या बताना है, कंप्यूट करना है पहले तो EOQ जो नॉर्मली अपन निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को एडवाइस करनी है द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। जो ये क्वांटिटी डिस्काउंट का जो ऑफर है 4% का, वो अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए
क्या बोला है, सबसे पहले ए, सी और ओ मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है। ईओको का फॉर्मूला लगाया, अपने 200 आ गया। फिर कंपनी ऑफर करिए 4% डिस्काउंट ऑन दी परचेज इफ़ ऑर्डर साइज जो होगा 4000 रहेगा तो, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं अगर अपन ईओक्यू पे ऑर्डर कर रहे हैं तो कितनी कितनी लग रही है। सबसे पहले कैसे निकलती है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकलती है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के टोटल से। परचेज कॉस्ट कैसे निकाली, जितनी भी एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड कितनी है अपन को यहाँ दे रखी है, दैट इज 8000 यूनिट्स की एनुअल डिमांड है, इनटू परचेज प्राइस पर केजी। परचेज प्राइस पर केजी अपन अभी पहले वाले लेंगे, दैट इज 400। कंपेयर अपन तभी तो करेंगे कि पहले टोटल कॉस्ट कितनी लग रही थी और ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद में टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो अपन पहले वाली निकाल रहे हैं, तो अपने पास आ गया ये फिगर 32 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, जो भी एनुअल डिमांड है मतलब 8000 है उसको डिवाइड कर देंगे ईओक्यू से। ईओक्यू कितना है अपने अभी अभी निकाला, दैट इज 200, तो इसको करा और इंटू कर देंगे जो भी अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल लग रही है उससे इंटू कर देंगे। तो 8000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 200 दैट इज 8000, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, जो भी आपका ईओक्यू आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटू कर देंगे जो भी अपनी कैरिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल आ रही है उससे, ठीक है। तो जो भी अपना 200 है उसको डिवाइड करा अपन ने 2 से, 200 क्या है अपना ईओक्यू है, अभी अपन ने क्वेश्चन में निकाला, इंटू कर देंगे जो भी अपनी कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है अपनी क्वेश्चन में निकाली है अपन ने 400 का 20% करने से, दैट इज 80 रुपीज़ की, तो वो अपने इससे इंटू करने के बाद में आ गया दैट इज 8000। तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, तीनों का प्लस करने के बाद आ रहा है 32,16,000 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट लग रही है, अगर अपन डिस्काउंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बताइए कि अगर आपने डिस्काउंट जो है वो 4% का परचेज प्राइस पे अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में आपको कितना क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। सबसे पहले आती है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का वही सेम फॉर्मूला, एनुअल डिमांड इनटू प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल डिमांड है अपनी 800 की। अब आता है कैची पॉइंट, देखिए इसको ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है पहले कितनी लग रही थी 400, 400 में से 4% माइनस करेंगे क्योंकि डिस्काउंट है, तो अपने पास आ गया 384 रुपीज़। तो 8000 इंटू 384 करा तो अपने पास में ये फिगर आ गया, ठीक है, 30,72,000 रुपीज़। अब आता है अपने पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, जो भी आपकी एनुअल डिमांड है उसको डिवाइड कर देंगे ईओक्यू से और इंटू कर देंगे जो भी अपनी ऑर्डर कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है उससे। तो अपनी एनुअल डिमांड कितनी है 8000 की। अब ईओक्यू कितना है, ईओक्यू अपन को देखिए पहले तो अपन ने निकाला था दैट इज़ 200 रुपीज़, बट क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर आप 4000 जो ईओक्यू मतलब एक ऑर्डर में 4000 यूनिट्स को ऑर्डर करते हैं और तब जाके आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा, तो अपना ईओक्यू इस केस में क्या होगा, दैट इज़ 4000 रुपीज़ और इंटू कर देंगे जो भी अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज़ 200 रुपीज़, तो अपने पास आ गया 400। नेक्स्ट आता है अपने पास में कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, जो भी अपना ईओक्यू होता है उसको डिवाइड करते हैं किससे, 2 से और इंटू कर देते हैं जो भी अपनी कैरिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल जो है उससे, ठीक है। इसके बाद में अपन ने 4000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो पहले अपनी कैरिंग कॉस्ट थी वो अपनी किस पे निकल रही थी, जो आपकी परचेज प्राइस थी, परचेज प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल पहले 400 का 20% निकाल रहे थे, बट जब अब 400 ही नहीं रही, 400 पे 4% का डिस्काउंट मिल गया तो अपनी प्राइस कितनी हो गई 384 रुपीज़ हो गई। 384 रुपीज़ का 20% अपन निकालेंगे जो कि आएगा कितना आएगा, देखिए 384 का 20% अपन ने निकाला दैट इज 76.8। अब इस 76.8 को 4000 से इंटू करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अपने पास आ गया 153,600, ठीक है। इन सब को अपन ने टोटल करा तो अपने पास में आ रहा है फिगर दैट इज 32,26,000 रुपीज़, बट पहले कितनी लग रही थी 32,16,000 यूनिट्स रुपीज़ लग रही थी अपनी टोटल कॉस्ट। तो अपन को नुकसान हो रहा है, अपन अगर ज़्यादा ले रहे हैं कितने का नुकसान हो रहा है, 26 माइनस 16 दैट लीड्स टू 10,000 रुपीज़ का अपन को नुकसान हो रहा है। इस चक्कर में कहा जा रहा है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर अपना 16 है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16 अपन को दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटीरियल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट करनी है बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। ठीक है, बेस्ट क्वांटिटी बतानी है अपन को कि क्या होगी। अगर ऑर्डर क्वांटिटी जो है टन्स में बता रखी है, लेस देन 250 होती है तो उसकी प्राइस पर टन कितना है 6 रुपीज़। 252 से लेके 800 तक है तो 5.90 है। 800 से लेके 2000 तक है तो अपने इसमें आ रही है 5.80। 2000 है बट उससे बट 4000 तक है तो होगी 5.70, और 4000 से ज़्यादा अगर ऑर्डर क्वांटिटी है तो उस केस में प्राइस पर टन होगा अपना 5.60। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल अपन को दे रखी है दैट इज़ 4000, तो ए दे रखा है। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है दैट इज़ सी दे रखा है अपन को 20%। ठीक है, अब मटेरियल कॉस्ट, अब मटेरियल कॉस्ट का बताना है। अब मटेरियल कॉस्ट तो यही है, ठीक है, और ओ दे रखा है अपन को दैट इज़ 6। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपकी इसमें जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो अपनी हर केस के अंदर अलग निकलेगी। कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या कहा है 20% है मटेरियल कॉस्ट का, ये मटेरियल कॉस्ट है। 6 का 20% दैट इज़ 1.2, 5.90 का 20%, 5.80 का 20%, 5.70 का 20% और 5.60 का 20%, सब केस में अलग अलग निकलेगा। अपन को क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। बेटा मिनट, देखिए मैंने आपके लिए हर केस में ए निकाल दिया, ओ निकाल दिया और सी भी हर केस के लिए अलग अलग निकाल के आपको दे दिया। अब अपन को क्या करना है, देखिए एक सेकेंड। अब इस केस के अंदर अपन को ऑर्डर क्वांटिटी बतानी है जो कि बेस्ट रहेगी, इसलिए अपन इसको एक टैबुलर फॉर्म के अंदर सॉल्व करें। पर्टिकुलर्स लिख दिया अपन ने, तीनों केस लिख दिया, 200 लिख दिया। 200 क्यों लिखा, एक आ रहा है लेस देन 250, तो लेस देन 250 अपन एक बार में एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि दैट इज़ 200 रुपीज़। 200 आ गया, ठीक है। 200, 250, 800, 2000 और 4000 सबकी जो मिनिमम होगी वो लिखेंगे अपन, ठीक है। मतलब जो अपना ये बॉक्स बना हुआ है, मतलब ये जो दिया है इधर वाली साइड की जो है वो फिगर्स लिखेंगे। परचेज कॉस्ट कैसे निकलती है, जो भी आपकी एनुअल डिमांड होती है इनटू कर देते हैं प्राइस से। एनुअल डिमांड कितनी है 4000 है, हर केस के अंदर क्वेश्चन में दे रखी है। इनटू कर देंगे किससे, जितने भी अपनी मटेरियल दे रखी है जो अपन को क्वेश्चन के जस्ट सामने दे रखी है ना आपको, उसमें 6, 5.90, 8, 5.80, 5.70, 5.60, तो ये अपनी फिगर्स आ गई। नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती है अपनी जितनी भी अपनी एनुअल डिमांड है। एनुअल डिमांड कितनी है 4000, 4000 की एनुअल डिमांड है, डिवाइड कर देंगे EOQ से। EOQ कैसे निकालेंगे, EOQ अपन निकालेंगे 2AO डिवाइड बाई C करके। अभी तक आपको पता चल गया होगा, इतने क्वेश्चंस कर लिए तो अपन ने EOQ कैलकुलेट कर लिया। EOQ को अपन इंटू कर देंगे 4000 डिवाइडेड बाई 200, इंटू करेंगे किससे 6 से। 6 से क्यों करेंगे, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 6 है हर केस के अंदर, तो सबसे 6 से करके अपने पास में आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो 200 है मैं बताऊँ कहाँ से आया। देखिए अपन को यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है क्वेश्चन में, मैं यही चेक करना चाह रही थी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका। आप हर बार ऐसे मत हो जाइए कि फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको चीज़ें दे देता है सामने सामने बट आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने जानबूझ के आपको इस तरीके से ट्रीट करा अभी। आई नो बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हुए होंगे, बट बहुत से बच्चे जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, मैम 200 दे तो रखा है वहाँ पे ऊपर, 250 दे तो रखा है मैम, ऑर्डर क्वान्टिटीज़ तो दे रखी है, निकालने की क्या ज़रूरत है। दैट्स नाइस, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग जो है वो ईजी है, बस आपको उसके अंदर बस एकदम दिमाग खोल के और कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। आपको कोई नहीं रोक सकता कॉस्टिंग में अच्छे नंबर लाने से। चलिए फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, कैरिंग कॉस्ट निकलती है जो भी आपका EOQ है। EOQ अभी दे रखा है, मैंने बताया ये सारे EOQ ही है। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इंटू कर देंगे जो अपनी कैरिंग कॉस्ट लगी थी। कैरिंग कॉस्ट सब केस के अंदर अपन ने अलग अलग निकाली है, 6 इंटू 20%, 5.90 इंटू 20%, इस तरीके से करके उससे इंटू कर दिया तो अपने पास में ये सारे आंसर आ गए। इन सब का टोटल कर देंगे तो अपने पास में ये फिगर्स आ गई। अब इसमें से जो 800 यूनिट्स है, मतलब ये वाला, ये आपका सबसे बेस्ट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं सबसे सही है, ठीक है, इस वजह से ये यही देख लीजिए। आपको सेम जो है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर जो सॉल्यूशन दे रखा है उसके अंदर भी आपको यही लिख के दिया है, फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन द बेस्ट क्वांटिटी लेवल इज़ 800, ये वाला जो है वो बेस्ट है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर दैट इज 17।
देखिए क्या दे रखा है, इलस्ट्रेशन 17 जो है वो आपका पेज नंबर 70 पे है ओल्ड बुक के अंदर। ये रहा पूरा क्वेश्चन, रीड करिए। द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू 1200 kgs ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल, जो परचेज करा गया है बाय कंपनी ड्यूरिंग जून के अंदर परचेज करा है, वेयर एज फॉलोज। लॉट प्राइस कोटेड बाय द सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग दी परचेज ऑर्डर। अगर लॉट जो है अगर अप टू 1000 रुपीज़ तक का होगा, 1000 kgs तक का होगा, तो 22 रुपीज़ पर kg आपकी कॉस्ट लगेगी। अगर आपने 1000 kg से 1500 kgs तक ऑर्डर करा है तो 20 रुपीज़ पर kg की आपकी प्राइस लगेगी। अगर आपकी जो ऑर्डर है वो 1500 से लेके 2000 तक होगा kgs तक, तो आपकी 18 रुपीज़ लगेगी। अपन ने कितने ऑर्डर करें, अपन ने 1200 करें, तो अपने लिए कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज़ 20 रुपीज़ अपनी परचेज प्राइस पर kg ऑफ रॉ मटेरियल होगी। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट अपन को मिला है 20% का। ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जो इस पर अपन ने परचेज करा है, तो 20 का 20% दैट इज़ 4 रुपीज़ का अपन को ट्रेड डिस्काउंट मिला है। एडिशनल चार्जेस अगर अपन को कंटेनर्स पे लगेंगे कितने, 10 रुपीज़ पर ड्रम ऑफ 25 kgs का ड्रम होता है। अपन ने कितने खरीदे हैं, 1200 kgs, इसको डिवाइड कर देंगे 25 kgs से। अगर ये है, ये 25 पे है, तो अपन को 10 पे निकालेंगे तो कितना होगा, दैट इज़ 0.40। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स। अगर आप रिटर्न कर देते हो तो आपको क्रेडिट अलाउ हो जाता है 8 रुपीज़ पर ड्रम का। जीएसटी एट 12% लग रहा है रॉ मटेरियल पे, तो 12% की रेट से जीएसटी है, और ड्रम्स के केस में 5% की केस पे जीएसटी है। टोटल फ्राइट जो अपन ने पे करा है बाय द परचेजर ने जो पे करा है दैट इज़ 240। इंश्योरेंस है 2.5% और नेट इनवॉइस वैल्यू पे, ठीक है, जो भी परचेज करी है। स्टोर वैल्यू ओवरहेड्स दे रखे हैं 5% ऑफ टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। और अपन को ये सारी चीज़ें दे रखी है। अपन को क्या बोला गया है, अपन को टोटल कॉस्ट बताना है और मटेरियल जो भी परचेज करा गया है, और साथ ही साथ अपन को यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो भी यूज़ करी गई है प्रोडक्शन के लिए वो बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन। सबसे पहले अपन ने क्या बोला था, मैंने आपको ये सिखाया था लास्ट टॉपिक जो आपको फॉर्मूलाज के अंदर सिखाया था, ये उस पर क्वेश्चन है। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितनी दे रखी है, 1200 है अपने यूनिट्स, उनको 20 से इंटू करेंगे तो अपने पास आ गया 24,000। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट अपन को मिला है 20%, किस पे, 20 का 20% दैट इज़ 4 into 1200 दैट लीड्स टू 4800, ये माइनस करा। फिर उसके बाद में अपन ने ड्रम्स पे जो आया है वो प्लस करेंगे, कितना, 1200 डिवाइडेड बाय 25 kgs इंटू 10, तो अपने पास आया था 0.40। इसको अपन इंटू कर देंगे 1200 पे kgs से, तो अपने पास आ गया 480। तो यहाँ पे आके लिख दिया अपन ने। ये ड्रम चार्जेस हैं जो अपने लगे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आया जीएसटी की बात। जीएसटी के लिए कहा गया था जो अदर्स है मटेरियल पे तो अपन को लग रहा है 12%, और जो ड्रम्स है उस पर लग रहा है 5%। तो मटेरियल कितना है अपने पास में 19,200, तो इस पे लगा दिया 12%, और ड्रम्स कितने हैं 480 पे लगा दिया 5%, दोनों का टोटल करा, यहाँ लिख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में नेट इनवाइस वैल्यू आ गई, तब अपन ने इन सबको प्लस माइनस कर दिया, तो उसके बाद में आ गया। इंश्योरेंस के लिए कहा गया है कि इंश्योरेंस लगा है 2.5% ऑफ इनवॉइस वाइज। इनवॉइस प्राइस जो है अपन ने इन सबको प्लस करने पे आ गया ये। ठीक है। इसको जब इंटू कर दिया अपन ने 2.5 से परसेंट से, तो अपने पास आ गया 550.20। ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया है फ्राइट पे करा गया है 240 रुपये का, वो लिख दिया अपन ने। टोटल करा, इसमें से ये कहा गया था जो क्रेडिट अलाउ हो जाती है अगर अपन रिटर्न करते हैं तो 1200 डिवाइडेड बाई 25 क्यों, 25 ड्रम्स जो है जो रिटर्न हो गए हैं और उस पर 8 रुपीज़ का क्रेडिट मिला है, तो अपने पास में आ गया 384.00। ठीक है। स्टोर ओवरहेड्स दे रखे हैं अपन को क्वेश्चन में, जो कि कहा गया है 5% है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आपने परचेज करा है उस पर। तो इस पर अपन ने 5% निकाला तो आंसर आ गया। फिर इसके बाद में जब अपन ने इन सबको प्लस माइनस करके सारे अमाउंट निकाली, तो अपने पास में आ गया मटेरियल कॉस्ट जो भी इशू करा गया है टू प्रोडक्शन, तो ये आंसर आ गया, दैट इज़ 23,534 रुपीज़ 0.91। ठीक है। इस तरीके से जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 17 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो है आपका स्टडी मटेरियल का 71 पेज पे दे रखा है।
इसमें क्या पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 कैलकुलेट करनी है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ दोनों के लिए केस में बताना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन अभी पहले भी करा था। इसमें क्या है, जो भी अपनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ हुई है उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक से। तो कितना यूज़ आया है देखिए, इसमें क्या कहा है, ओपनिंग दे रखी है, परचेजेस दे रखी है और क्लोजिंग दे रखी है। तो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कर देंगे क्लोजिंग, तो अपने पास में आ जाएगा रॉ मटेरियल्स कितना यूज़ आया है। तो इस केस में कितना हुआ, 56,000 रुपीज़, 10,000 प्लस 52 माइनस 6,000 दैट इज़ 56,000। इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज से। एवरेज कैसे निकालेंगे, 10,000 ओपनिंग माइनस कर प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, डिवाइड कर देंगे 2 से दैट इज़ 8,000। इस तरीके से जब अपन ने निकाला तो आ गया 7 टाइम्स। दूसरे केस में भी सेम है, 9,000 प्लस 27,000 माइनस 11,000 डिवाइडेड बाय 9,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाय 2 करके निकाला तो अपने पास आ गया 2.5 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से ये जो इलस्ट्रेशन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक मिनिमम लेवल किस तरीके से निकालना है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना भी आपका क्वेश्चन है वो सारा का सारा सेम है। ठीक है, इसके अंदर जो मिनिमम लेवल जो है वो अपन डेज के बेसिस पे निकालेंगे। क्यों, देखिए अपने पास में ये सारी चीज़ें अपन को निकालनी। सॉरी, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, सॉरी, है ना। ये है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर है 72। वापस से रिपीट कर देती हूँ सब कुछ। इसके अंदर जो है पूरा क्वेश्चन, आपके जितने क्वेश्चन आप पहले करते आ रहे हो वैसा का वैसा ही है। सिर्फ इसके अंदर एक पॉइंट है जो डिफरेंट आता है, जो कि है अपना कि हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम लेवल ऑफ इज इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, ये सारी दे देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेज ऑर्डर दे रखा है, ओ दे रखा है अपन को, ए दे रखा है दैट इज़ 5,000, अपन को सी दे रखा है दैट इज़ 50, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट दे रखा है दैट इज़ सी, डेड टाइम दे रखा है अपन को, देखिए एवरेज 10 डेज दे रखा है, मैक्सिमम 15 डेज है और मिनिमम 6 डेज है, और इमरजेंसी के लिए कितने हैं, 4 डेज है। रेट ऑफ कंजम्पशन कितनी है, एवरेज में दे रखी है 15 और मिनिमम में मैक्सिमम में कितनी दे रखी है 20। सबसे पहले अपन ने EOQ निकाल दिया तो अपने पास आ गया 200। ठीक है, फिर रीऑर्डर लेवल आप सब निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है इसके अंदर 20 इंटू कर देंगे 15 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमम लीड टाइम 15, तो इस तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा, मैक्सिमम के अंदर ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला आएगा, तो ROL प्लस EOQ। ROL अपन ने निकाल ही दिया, दैट इज़ अभी अपन ने यहाँ निकाला 300 और EOQ अपन ने निकाला 200, दोनों को प्लस करा, माइनस कर देंगे मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम डेज कितने लग रहे हैं, मिनिमम है अपने पास में, देखिए यहाँ पे एवरेज लेंगे। ठीक है, क्योंकि एवरेज कंजम्पशन लिखते हैं अपन यहाँ पे, एवरेज कंजम्पशन। ठीक है, 10 इंटू 6 कर दिया तो अपने पास में आंसर आ गया मिनिमम डेज करके। नेक्स्ट आ गया अपने पास में मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल अब क्वेश्चन अराइज होता है, ROL निकाल दिया, माइनस कर देंगे 15 इंटू 10। 15 क्या है अपने पास में मैक्सिमम कंजम्पशन, इंटू कितने करेंगे 10 से। ठीक है, एवरेज रीऑर्डर लेवल, अपन को एवरेज जो है वो दे रखा है दैट इज़ 10 डेज पहले से निकाल के दे रखा है। ठीक है, इसलिए अपन ने इसको वापस से कैलकुलेट नहीं करा, तो यहाँ पे दे दिया। बाकी सारा का सारा सेम है। एक इसमें डेंजर लेवल निकालना था, इसके अंदर 15 यूनिट्स दे रखी थी अपन को, जो अपना कंजम्पशन है, इनटू कर देंगे अपन 4 डेज से, तो अपने पास आ जाएगा 60 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आया। अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में नीचे रिप्लाई कर दूंगी, या फिर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अपन अपने बुक का लास्ट इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 दैट इज़ ऑन पेज नंबर 72, अपन उसको देखते हैं। इसके बाद में आपका जितने भी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी आपके इलस्ट्रेशंस हैं, स्टडी मटेरियल से, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अंदर अपन ने ओल्ड सिलेबस वाले इलस्ट्रेशंस भी कर लिए हैं और न्यू सिलेबस वाले इलस्ट्रेशन भी कर लिए हैं। क्यों, क्योंकि वो दोनों के दोनों सेम थे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है अपन को कैलकुलेट करना है क्या क्या, EOQ कैलकुलेट करना है। अगर अपन को डिस्काउंट मिलता है 5% और अगर अपन ऑर्डर करते हैं कितना 1500 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो उस बेसिस पे अपन को मिलेगा। रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है और मिनिमम लेवल निकालना है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है जो अपन ने अभी तक करते आ रहे हैं। एवरेज मंथली मार्केट में अपन को दे रखी है दैट इज़ 2000 ट्यूब्स। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है 100 पर ऑर्डर।
इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20% पर एनम। कॉस्ट ऑफ ट्यूब दे रखी है कितनी 500। नॉर्मल यूजेस दे रखी है 100 ट्यूब्स पर वीक, ठीक है। मिनिमम यूजेस दे रखी है 50 ट्यूब्स पर वीक। मैक्सिमम दे रखी है अपन को 200 ट्यूब्स पर वीक। और लीड टाइम दे रखा है अपन को कितना है 6 तो है अपना मिनिमम और 8 है अपना मैक्सिमम, ठीक है। सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं। ईओक्यू के लिए अपन को ए चाहिए होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अपन नॉर्मल यूजेज कितने ले रहे हैं 100 ट्यूब्स ले रहे हैं, 100 वीक्स के लिए ले रहे हैं, एक पूरे साल के लिए लेंगे तो अपन पहले तो क्या करते थे इंटू करते थे 12 से, बट इस केस में 12 से नहीं करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो वीक्स में पूछा गया अपन से। तो 100 इंटू 52 वीक्स, तो अपने पास में ए आ गया दैट इज 5200 ट्यूब्स। फॉर्मूला लिखेंगे 2AO, 2 इंटू 5200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ओ, दैट 2AO डिवाइडेड बाई सी जो है अपना 100 है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने लिखा तो अपने पास में आ गया EOQ 102 ट्यूब्स का। अब अपन को एक प्रपोज और एक दूसरी वाली पॉलिसीज़ के बेसिस पे अपन को निकालना है। सबसे पहले EOQ अगर अपन नॉर्मली कर रहे हैं तो एनुअल रिक्वायर्ड कितना है अपन को 5200, क्वांटिटी कितनी अपन ऑर्डर कर रहे हैं 120 की, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर अपन निकालना चाहे तो कितने निकलेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5200 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50.898 आ गया, ठीक है। परचेज प्राइस निकालेंगे। परचेज प्राइस कैसे आएगा, दैट इज दे रखी है अपन को 500 रुपीज़, क्वेश्चन में ही दे रखी है इसलिए अपन नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बोला है 100 का 50.80। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालते थे ना, क्या हो गया, अगर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के समझाने की कोशिश करी तो आपको प्रॉब्लम आ गई। फॉर्मूला वही है A डिवाइडेड बाई EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो अपन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने अलग से निकाल के दिखा दिए। तो अपने पास में आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 5098। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है EOQ इंटू 2 डिवाइडेड इंटू C कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इस तरीके से अपन ने फिगर निकाल दी, ठीक है। और प्रपोज के केस में क्या करेंगे, प्रपोज के केस में अपन EOQ जो है 102 की जगह 1500 लेके चलेंगे, उस बेसिस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो परचेज वाली होगी वो जो होगी वो चेंज हो जाएगी किस में, क्या जो परचेज प्राइस होगी ना वो 500 नहीं रहेगी, 500 की जगह क्या हो जाएगा 500 पे डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का, तो परचेज प्राइस कितनी हो जाएगी 475 की, ठीक है। इस बेसिस पे ध्यान रखते हुए आप सारी चीज़ें निकालिएगा। दोनों का टोटल करेंगे, जब अपन दोनों का टोटल करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंस आएगा। देखिए अगर अपन नॉर्मली कर रहे थे तो अपना कितनी आ रही थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, इतनी आ रही थी। ये तो अपन ने 5% डिस्काउंट लिया तो आई है, और ये 5% डिस्काउंट नहीं ले रहे तो आ रही है। तो 5% डिस्काउंट लेना अपने लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए अपन को ले लेना चाहिए, और क्वेश्चन ने भी यही बोला है, ठीक है। देखिए Since the total cost of the quarter is 1500 with the unit of 5% discount is lower than the when order 102, the offer is to be accepted। अपन को उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल अभी मैंने आपको बताया था अपन इतनी देर से करते आ रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दे रखा है, मैक्सिमम कंजम्पशन अपन को दे रखा है दैट इज 200 ट्यूब्स का इंटू मैक्सिमम लीड टाइम दैट इज 8 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे निकाल दिया, राइट। फिर अपन से मिनिमम पूछा गया है तो ROL माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू एवरेज रीऑर्डर लेवल पीरियड, ये आप निकाल सकते हो, आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट आता है अपने पास में मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम बड़ा फॉर्मूला ROL भी लेंगे और EOQ भी लेंगे, माइनस कर देंगे मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड के लिए, ठीक है। इसको फॉर्मूला सारी अमाउंट्स पुट इन करी तो अपने पास आ गया 1402। इसी के साथ में जो भी आपका पूरा का पूरा जो आपका स्टडी मटेरियल नंबर 2 के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ रिलेटेड टू मटेरियल कॉस्ट, वो मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। इसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे जितने भी इलस्ट्रेशंस थे किससे रिलेटेड, मटेरियल कॉस्ट जो आपके स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस थे सारे के सारे अपन ने इन डेप्थ में जाके पूरे के पूरे समझने की कोशिश करें हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो से ज़्यादा हो सके। ये आपके लिए भी हेल्प रहेगी और बाकी बच्चों के लिए भी हेल्प रहेगी। इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी कंटेंट है वो मैं एक साथ बनाऊंगी, जिसके अंदर जितनी भी आपकी जो थ्योरी आ रही है, मतलब जो भी आपकी कॉस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है
वो जो पूछी जा रही है, जो इम्पोर्टेंस रखती है, मैं उसके लिए एक कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर सारी की सारी जितना भी थ्योरी है वो कंप्लीट होएगा। उससे पहले अपन सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आप बताना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग में मैं वीडियो बना दूंगी, वरना बाकी अपन सीरियल वाइज चलते जाएंगे और अपन लेबर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं और जितने भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो अपन करेंगे। तो अगर आपको वो भी देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप लाइक बटन के साथ साथ में सब्सक्राइब बटन के साथ साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू, बाय बाय।